Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is how to deal with part A questions in CSR NET exam and how to make notes for part A. So guys, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगी कि कैसे आप लोग जो है वो पार्ट ए के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पार्ट ए को पढ़ने की, नोट्स बनाने की, सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी. वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए. लेट्स प्रोसीड. सबसे पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं. जैसे कि मैंने आप लोगों को पार्ट सी और पार्ट बी की स्ट्रेटेजी बताई थी, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो भी देख ली होगी. आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट ए की स्ट्रेटेजी लाई हूँ, जहाँ पर हमारा जो फोकस एरिया होगा वो पार्ट ए होगा, जहाँ पे हमसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CSIR नेट में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें से हमें अटेंड करने होते हैं 15 क्वेश्चंस. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होती है. इसीलिए वो लोग इस पार्ट को लीव कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है. बट 30 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं. अगर मैं CSIR नेट की एग्ज़ाम की बात करूँ तो ये 30 में से अगर आपके 15 या 10 मार्क्स भी आ जाएं तो आपकी रैंक जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है. ठीक है, आप कोई भी पार्ट छोड़े ना. ठीक है, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग कैसे जो है इस पार्ट से डील कर सकते हो. ओके, टोटल 30 मार्क्स आपसे पूछा जाता है और यहाँ पर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सिलेबस की. सबसे पहला स्ट्रैटेजी होना चाहिए पार्ट ए के लिए कि आप लोगों को सिलेबस जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि देखो आपको कुछ भी पढ़ना हो, लाइफ साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो है वो सिलेबस का क्राइटेरिया होना चाहिए. सबसे पहले आप लोग क्या कर लें, सिलेबस को डाउनलोड कर लें, चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें. ठीक है, और सिलेबस पर स्टिक रहें. ठीक है, सब आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है. जैसे आप लोगों से पूछा जाता है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस जो कि बेसिक मैथ्स होती है, जो हम ऑलरेडी 10th क्लास तक हम लोग पढ़ते हैं अपने स्कूलिंग टाइम पे. ठीक है, जैसे नंबर, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, क्वाड्रिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सर्ड एंड इंडाइसेस, लॉगरिथम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, LCM, HCF, प्रोबेबिलिटी और मेंस्ट्रुएशन. ये सारे टॉपिक क्या है, मैथ्स से रिलेटेड है, मैथ्स से पूछा जाता है थोड़ा बहुत, जो हम ऑलरेडी जो है स्कूलिंग टाइम पे हमने पढ़ा होता है जनरली. ठीक है, नेक्स्ट जो आता है सेक्शन वो आता है रीजनिंग का. ठीक है, यहाँ रीजनिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सीरीज फॉर्मेशन हो गया, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट्स हो गया, पजल्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, कैलेंडर एंड क्लॉक्स हो गया. ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आते हैं रीजनिंग के. अगर ये टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप लोगों ने ये चीज़ कभी पढ़ी भी ना हो ना, तब भी आप लोग जो है मतलब पार्ट ए आप लोगों का ऐसा सेक्शन है, अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा हो ना तब भी आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन का एंड ग्राफिकल एनालिसिस का. इसमें आप लोगों से पूछा जाता है मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ग्राफिकल एनालिसिस, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट एंड टैबुलेशन. ग्राफ से भी हमेशा हर साल एक क्वेश्चन आता है ग्राफिकल एनालिसिस से, जहाँ पे आपको ग्राफ दिया जाता है. और ये ग्राफिकल एनालिसिस का सबसे इजी क्वेश्चन मुझे अभी तक लगा, क्योंकि वहाँ मैं आपको सिर्फ ग्राफ रीड करके और सिर्फ जो है स्टेटमेंट को, जो सही स्टेटमेंट पूछा गया हो या गलत स्टेटमेंट पूछा गया हो उस पर जो है वो टिक लगाना होता है. तो इसका जो है काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, ये तो रहा आपका सिलेबस. ठीक है, जिसपे आपको स्टिक रहना है. ठीक है, यानी इस सिलेबस से ऐसा नहीं कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप कुछ और मैथ्स भी पढ़ लो या कुछ और रीजनिंग भी पढ़ लो, नहीं. जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी वाइड रेंज की जो है रीजनिंग आती है, तो आपको सिर्फ अपने सिलेबस पे स्टिक रहना है. ठीक है, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, चाहे आप पार्ट ए की तैयारी कर रहे हो या लाइफ साइंस के सिलेबस की तैयारी कर रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे नोट्स बनाएं. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पार्ट ए, जैसे पार्ट बी और सी जो हमारा मेन जो हमारा सिलेबस होता है उसमें से तो हमें पता ही होता है कि हमें कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या करना है. ठीक है, पार्ट ए के लिए हमें कैसे नोट्स बनाएं, क्या करें, ये कई बच्चों को समझ ही नहीं आता है. ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ 2 टाइप के स्टूडेंट्स की. पहले वो टाइप के स्टूडेंट्स की बात कर लेती हूँ जिन्होंने सिर्फ स्कूलिंग टाइम पे मैथ्स पढ़ी है, उसके बाद इन्होंने कभी हाथ नहीं लगाई है मैथ्स में.
तो यानी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ही कि मैथ्स करना, ठीक है, ये पार्ट ए करना, ठीक है। तो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं सबसे पहले बता देती हूँ, ठीक है, जिन्होंने कि स्कूलिंग टाइम पे ही मैथ्स पढ़ी है। तो वो स्टूडेंट्स क्या करें, आप लोग जैसे आप लोगों से कोई भी टॉपिक पूछा जाए, ठीक है, जैसे नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन हो गया, या परसेंटेज हो गया, या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करें। चाहे तो ऐसा डालें कि पार्ट ए CSI नेट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, वहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। नहीं भी मिलता है तो भी कोई भी वीडियो आप चला सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट गेन करना है, ठीक है। वहाँ पे जो भी वीडियो आप देखोगे वहाँ पर आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, साथ ही साथ आपसे 1-2 क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ से क्या करना है, कंसेप्ट गेन करना है, ठीक है। कंसेप्ट गेन किया, उसके बाद आपको क्या करना है, CSI नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने हैं, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इसका जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। अगर आप लोगों से सॉल्व होते हैं तो यानी आपका कंसेप्ट जो है सही जा रहा है, नहीं सॉल्व होते हैं तो वापस से पढ़िए, वापस से कंसेप्ट बनाइए कि कहाँ गलती हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये जो है कुछ तरीका होता है जिन स्टूडेंट्स को जो है, जिन्होंने कि स्कूलिंग टाइम पे पढ़ी है, उनको अभी जो है कोई आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं। और यूट्यूब पे तो काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाती हैं कि कैसे जो है हम बहुत ही कम टाइम में जो है प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप लोगों को बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, इनकी मैंने बात कर ली। और ये जो टाइम देना है आप लोगों को, ठीक है, टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आप दिन का ज़्यादा तो नहीं, बट 1 आवर्स तो दे ही सकते हो पार्ट ए के लिए, ठीक है, तो इतना तो दे ही सकते हो। नेक्स्ट जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ कि जिनको जो है थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, जो कि इंटरेस्टेड है मैथ्स में, और इन्होंने जो है ग्रेजुएशन के टाइम पे भी थोड़ा बहुत मैथ्स करा है, ठीक है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था, मतलब मैथ्स में, रीजनिंग में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे रीजनिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती थी रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैं अगर मैं बोलूँ तो मुझे पजल्स करने में बहुत मज़ा आता था, मतलब पजल्स लाइक अ गेम, जैसे हम मोबाइल में गेम खेलते हैं ना, तो गेम में हमें जीतना होता है, ऐसे ही मैं जो है पजल्स वाले क्वेश्चंस करती थी। मतलब मैं चाहती थी कि मुझे और पजल्स मिले और मैं उनको सॉल्व करूँ, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते थे पजल्स, ठीक है। तो जितना भी रीजनिंग वाला एरिया है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है, आप लोग इसे कर सकते हो। सो सेकंड टाइप के स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पता ही होगा कंसेप्ट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, HCF, LCM, मेंसुरेशन, रीजनिंग के थोड़े बहुत कंसेप्ट पता ही होंगे, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करें, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे स्विच करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप यूट्यूब पे डाल के उनका सोल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट गेन कर सकते हो। लेकिन ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनका कि पहले बेसिक जो है वो क्लियर हो, ठीक है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको पहले बेसिक क्लियर करना है, ऐसा नहीं कि सीधा एडवांस लेवल पे जाना है, सीधे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, नहीं। पहले अपने कंसेप्ट गेन करो, तभी तो इंटरेस्ट बनेगा पार्ट ए में, वरना तो इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। सीधे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चले जाएंगे और सॉल्व नहीं होंगे तो हम और ज़्यादा जो है वो डीमोटिवेशन हो जाता है। तो पहले अपना इंटरेस्ट बनाओ, इंटरेस्ट बनाने के लिए कंसेप्ट गेन करो, इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, आप लोग इसे अपना सकते हो। मैं भी ऐसी करती थी। देखो मेरा क्या शेड्यूल था कि मैं जैसे सुबह से तो मैं सिर्फ अपना लाइफ साइंस पढ़ती थी, क्योंकि आप लोगों को पता है लाइफ साइंस जो है वो 170 मार्क्स जो है वेटेज रखता है, और पार्ट ए जो है ओनली 30 मार्क्स रखता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इनको टाइम दो। तो सुबह से शाम तक जैसे पढ़ा हमने, लाइफ साइंस का सारा पढ़ा, और रात में क्या होता था कि बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, खासकर डिनर के बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है पढ़ने का, बहुत नींद आती है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, 1 घंटा लेकर रीजनिंग सॉल्व कर लो, मैथ्स के क्वेश्चन कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। नहीं आ रहे तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, सोल्यूशन निकाल लो। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा तरीका है, इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है और जो है आपको थोड़ा नॉलेज गेन भी होता रहता है। तो एक अलग सी कॉपी बनाएं और वहाँ पर जो है टॉपिक वाइज जो है अपने कंसेप्ट लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, आप लोगों का जो है कंसेप्ट बनेगा और आप लोग और अच्छे से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये हो गया दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने बात कर ली। सो दोनों स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि आप लगभग 1 आवर्स तो अपना देना ही है, ठीक है, इस पार्ट ए के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच क्वेश्चंस नीड टू अटेंड, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में कितना क्वेश्चन जो है वो अटेंड करना चाहिए, ठीक है। तो जनरली आपसे कितने पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 15 करने होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बहुत अच्छे हो रीजनिंग में, ठीक है,
तो रीजनिंग में बहुत अच्छे हो तो कर सकते हो 15, लेकिन अगर आप लोग नहीं हो, एवरेज हो, तो 7 to 8 क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, और अगर बिलो दी एवरेज हो तो 3, 4, 5 क्वेश्चंस तो ईजिली कर सकते हो हर कोई, मतलब 5 क्वेश्चन करेक्ट हर कोई कर सकता है। थोड़ा बहुत लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ नहीं, 5 क्वेश्चंस ईजिली हो जाते हैं पार्ट ए में। अगर आप अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे ना डायरेक्टली, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोग आराम से कर लोगे, जिससे आप लोगों को कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो 15 में से आप लोग 20 में से आप लोग 15 करने हैं, और उसमें से आप लोगों को चाहे तो 15 आउट ऑफ 15 कर लो, लेकिन टाइम का ध्यान रखना, पहले पार्ट सी को टाइम देना, फिर पार्ट बी को, और जो जितना टाइम बचेगा वो आप पार्ट ए के क्वेश्चंस को दे देना, ठीक है। तो इस हिसाब से जितना उस टाइम में आप लोगों से सॉल्व हो सकता है उस हिसाब से आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। तो आउट ऑफ 20 15 क्वेश्चंस करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो जितने भी आप लोगों से बन सकते हैं, लेकिन एवरेजली आपको 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो करने ही करने हैं। इससे क्या होगा, आपकी रैंक इतनी अच्छी हो जाएगी, अगर आप लोग 5 क्वेश्चन भी करते हो ना करेक्ट, तो 10 मार्क्स आ जाएंगे, और 10 मार्क्स अगर आपका 120 नंबर भी आ रहा है ना दोनों को मिला के, मतलब आपका JRF हो रहा है अगर पार्ट बी और सी को मिला के, तो ये 10 नंबर जो आपको मिलेंगे ना, 130 जो नंबर होंगे ना, वो आपकी रैंक कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, ठीक है। तो एक अच्छी रैंक जो है आपको दिला सकता है पार्ट ए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पार्ट सी जो है वो क्या होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर पार्ट सी आप लोगों का अच्छा नहीं हुआ तो सिलेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन जो है हमारा वो पार्ट सी पे ही डिपेंड करता है, और जो पार्ट ए होता है ना, ये हमारी रैंकिंग के लिए होता है, ये हमारी रैंक को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसीलिए पार्ट ए इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग अच्छी रैंक से जो है वो CSIR नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टाइम। टाइम कितना देना है आप लोगों को। तो सबसे पहली बात है, स्टार्टिंग में ही पार्ट ए के क्वेश्चंस ना करें, क्योंकि अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आने लग गया ना पार्ट ए में, तो आप पूरा 1 घंटा इसी में लगा दोगे पार्ट ए में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पार्ट ए मत करना, सबसे पहले पार्ट सी ही करना। मतलब जो मैं फॉलो करती थी मैं वो बता रही हूँ, आप अपने तरीके से कोई भी फॉलो कर सकते हो, इसकी आप लोगों को फ्रीडम है, ठीक है। सो पार्ट सी सबसे पहले करना, देन पार्ट बी, एंड देन एंड में जब जितना टाइम बचेगा वो पार्ट ए के लिए दे देना, ठीक है। पार्ट ए में आप लोग 20 to 30 मिनट्स, आई थिंक मोर देन इनफ है, ठीक है। 20 to 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इतने में आप लोग पार्ट ए के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस करी है, अच्छे कंसेप्ट गेन करे हैं तो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा टाइम इस पार्ट को मत देना, ठीक है। 20 to 30 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे चैनल पे नए हैं, जो कि स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि मैम किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनसे डील करने हैं, ठीक है। तो मैं उनके लिए जो है कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ठीक है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये किसका है, रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ सीरीज दी है आपको, ये सीरीज से है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर सीरीज दी है F2, फिर डैश, फिर D8, C16, B32, A64, इस टाइप की कुछ सीरीज है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो हमारा क्या है, नंबर के थ्रू दे रखा है 2, 8, 16, 32, 64, और एक क्या दे रखा है, हमारे ABCD के थ्रू दे रखा है, ठीक है। तो हमें दोनों को डिकोड करना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ डिकोडिंग करनी है। तो देखो यहाँ पर F2 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर F, अगर यहाँ पर E आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर E आ जाए तो FEDCBA, उल्टा जा रहा है, यानी ABCDEF। और अगर हम रिटर्न में जाए तो ये ऐसे ही जाएगा, FEDCBA, ठीक है। तो यानी यहाँ पर एनी हाउ जो है वो E आने की पॉसिबिलिटी है। अब ये हमें डायरेक्ट डिसाइड नहीं करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को भी, जो नंबर्स है उनको भी जो है सही से अरेंज करने हैं। तो नंबर्स कैसे अरेंज होंगे, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, ठीक है। 8 के बाद 16 है, 16 के बाद 32 है। अगर हम 8 इंटू 16 करें, इंटू 2 करें तो 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 2 करें तो 32, और 32 इंटू 2 करें तो 64। तो ये कुछ इंटू मल्टीपल ऑफ 2 में जा रहा है, तो यानी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4। तो यहाँ पर क्या जाएगा, E4, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 के मल्टीपल्स में आप लोगों को जो है क्वेश्चंस दे रखा है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आ रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, और जो है E4 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखो E4 आंसर हो जाएगा।
तो इसमें सिर्फ क्या करना है, दिमाग लगाना है, बेसिक लॉजिक है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि हाँ आप लोगों को ये सीखना है, इधर से सीखना है, नहीं नहीं, ये क्या है, एकदम ही दिमाग लगाना है। देखो F E D C B ये तो हमें सामने सामने से दिख रहा था, और फिर हमें क्या करना है, मैथ्स के मल्टीपल लगाना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। सो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है मतलब 4 से 5 आप लोगों को मिल जाएंगे जो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये कैलेंडर से है, ठीक है, कैलेंडर है, ये भी मेरा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाट डे ऑफ ड वीक विल इट बी 61 डेज फ्रॉम अ फ्राइडे, ठीक है। तो हम नॉर्मली भी हम लोग काउंट करते हैं कि अरे 10 दिन बाद मेरा ये है तो 10 दिन बाद कौन सा डे होगा, इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं, राइट। ये हम जनरल अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं वैसे ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आज फ्राइडे है, फॉर एग्जाम्पल आज हमारा क्या है, फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे है, तो आज से 61 डेज के बाद कौन सा डे आएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर आज फ्राइडे है तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा, 7 दिन बाद भी फ्राइडे होगा, फिर उसके 7 दिन बाद क्या होगा, उसके 7 दिन बाद भी फ्राइडे होगा, राइट। तो फ्राइडे क्या है, एक 7 का मल्टीपल है ना, हर 7 दिन में फ्राइडे आता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, देखो, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली 7 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी 7 से अगर हम 61 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 61 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56, ठीक है। यानी 8 हफ्ते बाद भी जो 7 8 जा 56 आया, हमारा कितना आया, 56, यानी जो 56 वाला डे होगा वो भी हमारा क्या होगा, फ्राइडे होगा, राइट। और 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, तो जो 63 वाला डे होगा वो भी फ्राइडे होगा, राइट। समझ रहे हो ना, क्योंकि 7 का ही मल्टीपल तो है फ्राइडे, अगर आज फ्राइडे है, आज के 7 दिन बाद फ्राइडे है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने दिन बाद फ्राइडे। हमें 61 डे का निकालना है, 7 9 जा 63, यानी 63 डे को तो फ्राइडे होगा, राइट। तो 62 को क्या होगा, थर्सडे, और 61 को क्या होगा, वेडनेसडे। कितना सिंपल है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 8 जा 56, 8 टाइम गया, यानी 56 डे में क्या है, फ्राइडे है, तो 57 में क्या होगा, सैटरडे, 58 में क्या होगा, संडे, 59 में क्या होगा, मंडे, 60 में क्या होगा, ट्यूसडे, और 61 में क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेडनेसडे, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डे को निकालने के लिए उस 10 दिन बाद कौन सा हफ्ता आएगा, कौन सा वीकेंड आएगा, ठीक है, ये सब हम बहुत ही इजीली से निकाल सकते हैं। बस 7 का क्या है, मल्टीपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। फ्राइडे क्या है, 7 का हर 7 दिन के बाद फ्राइडे आएगा, आज से 7 दिन बाद फ्राइडे, फिर उसके 7 दिन बाद फ्राइडे, उसके 7 दिन बाद फ्राइडे, ठीक है। तो यही सारा जो है वो लॉजिक था, ठीक है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये है डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी, मतलब ऐसा कोई डायरेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। जैसे डायरेक्शन कैसे क्लियर होती है, जैसे ये हम कुछ ग्राफ ऐसे कुछ बनाते हैं, जो ये वाला होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, एंड ये वेस्ट होता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अगर मैं इस एरिया की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला जो एरिया हो जाता है, ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। ये वाला एरिया जो होता है वो साउथ ईस्ट। ये वाला जो एरिया होता है ये साउथ वेस्ट, और जो ये वाला जो एरिया होता है ये क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इतना भी सबको पता होगा, राइट। जो ये बीच में जो एरिया आता है ये इतना इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है, आई होप इतना सब लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, करण हाउस इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ राहुल हाउस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राहुल का हाउस हमारा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, राहुल का हाउस है, ठीक है। सो वो क्या कह रहा है कि जो करण का घर है वो 20 मीटर ईस्ट में है, यानी इसका 20 मीटर अगर मैं लगा लूँ, 20 मीटर ईस्ट, यहाँ पे किसका है, करण का हाउस है, ठीक है। ईस्ट इस साइड को हो गया, क्यों लिखा मैंने इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस साइड क्या होता है, ईस्ट होता है। जो मैंने आप लोगों को अभी ग्राफ में दिखाया है, इस साइड को क्या होता है, ईस्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, करण का हाउस दिखा दिया। क्योंकि करण का हाउस क्या है, 20 मीटर ईस्ट है ऑफ राहुल हाउस के ईस्ट में, ठीक है। तो मैंने ईस्ट में दिखा दिया, करण का हाउस यहाँ पर है। फिर बोल रहा है
कि मेहुल हाउस इज 25 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ राहुल हाउस। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मैंने क्या कौन सा बोला था, अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ठीक है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो यानी ये अगर नॉर्थ है हमारा, नॉर्थ एन है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट पे 25 मीटर पे किसका घर है, मेहुल का घर है, तो यहाँ पर कहीं पे मेहुल का घर होगा। ठीक है, अब वो बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू मेहुल हाउस इन विच डायरेक्शन करण हाउस, करण का हाउस किस डायरेक्शन में होगा, तो किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, ये करण का घर है, ये मेहुल का है, तो मेहुल से अगर मैं देखूंगी, अगर मैं मेहुल के घर में रहूंगी तो मुझे करण का घर कहाँ को दिखेगा, साउथ को दिखेगा, राइट, क्योंकि ये साउथ मेहुल के अकॉर्डिंग साउथ है, राहुल के अकॉर्डिंग क्या है, ईस्ट है, मेहुल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्शन वाले बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए जो कि आप लोग इजीली कर सकते हो, ऐसे कंसेप्ट बेस जो है हर बार रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, इसलिए मैंने जो है ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और आप लोगों को और पढ़ना है तो आप लोग यूट्यूब सेशंस में जाके देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियो के लिए देवराड़ी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप लोग कोई वीडियो चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, तो आप मेरे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।